वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ मुलाकात भी की। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF के वफ़द को मुलाकात के दौरान ये बताया कि अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है और ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसीलात भी बताएं। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात और मामलात पर नज़र रखने पर आपकी क्या राय है? मान साहब देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि गैर मुल्की आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आपकी अदलिया आज़ाद है, फ़ौज क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं। हम उनके लिए ख़ुद दरवाज़े खोलते हैं और के ब्लॉक जो है वजारत ख़जाना में 4 कमरे उनके पास हैं और 3 दर्जन लोग उनके वहाँ पर मुसलसल जाते हैं। वो मुस्तकिल उनके मुलाजम हैं। वो एक एक फ़ाइल तलब करते हैं कि CBR में पैसे कितनी है, तनख्वाहें कितनी गई, पेंशन कितनी गई। तो वहाँ हमारे ही लोग जो उनको दौरे भी करवाते हैं, पैसे भी देते हैं, तो सारी इतलात उनको पहुँचती हैं। तो ये एक सरमोलियन किस्म का जब वो रिपोर्टें भेजते हैं तो वो फिर 1 महीने 2 महीने बाद तशरीफ़ ले आते हैं। फिर हम अखबारात वाले भी शुरू हो जाते हैं कि वफ़द है। भाई वफ़द तो उनका मुस्तकिल बैठा हुआ है। वो शौकत अजीज़ के ज़माने से उनको 4 कमरे जो अलाट कर दिए हैं, 3 दर्जन लोग उनके बैठते हैं और हाई ऑफिशियल है, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तमाम TA वो लेते हैं। मुझे तो इसकी इत्तला है कि उनकी तनख्वाहें भी हुकूमत पाकिस्तान अदा करती है। ये अफसोस की बात है कि हमने अपनी आज़ादी देखिए, जो मज़ालम है, जो ज़्यादती है, उससे बिल्कुल कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। वो 100% दुरुस्त है कि हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, ज़्यादती कर रही है, लोगों की आवाज़ दबा रही है। लेकिन बाहर के मुल्क के वफ़द का आना और हमें पूछना, ये नाकाबिल कबूल है। मैं इसको तो ना कबूल करता हूँ, ना तस्लीम करता हूँ, बल्कि इसकी मजम्मत करता हूँ। हुक्मरानों को उनको कतई तौर पर रोकना चाहिए। ईरान ने नहीं किया, क्यूबा ने नहीं किया, लीबिया ने नहीं किया, सद्दाम ने नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोस्त बात नहीं है। नौशाद साहब, आप डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं और इस मुलाकात के बाद अवाम में अदलिया की मोतबरियत और एतमाद पर कोई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब की सबसे बड़ा मसला ये है जनाब कि ये वफ्द के ऊपर जो कन्फ्यूजन पैदा की गई है। पहली बात तो ये है कि ये वफ्द जो है ये इस तरह की इसका $7 बिलियन की जो अदायगी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात समझ लीजिए। बावजूद इसके कि वजारत ख़जाना इसकी तरदीद इशू कर चुकी है, लेकिन हम जानबूझकर वो बात मेंशन करना नहीं चाहते। हम उस तरफ देखना या सुनना या पढ़ना नहीं चाहते जो हमारी मर्जी की बात नहीं होती। ये एक प्रोग्राम के तहत 2018 का एक फ्रेमवर्क है जो IMF अपने मेंबर ममालिक से करता है और ये 18 ममालिक में पहले हो चुका है। और आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आती, क्या अदलिया की जो आजादी और मोतबरियत है वो इस चीज से तय होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो IMF के किसी वक्त से मिल लिए हैं और यकीनन उन्होंने आपको ये बता दिया है, एक तरह से पैगाम दे दिया है कि जो बात मैंने नहीं बतानी वो नहीं बतानी, जो मेरा काम नहीं है मैं वो नहीं करूंगा। हाँ, आप मिलने आ गए, मुझे आपका मिलने आना भी पसंद नहीं है, नहीं आना चाहिए था आपको, लेकिन अगर आ गए हैं, वजारत खजाना ने हमसे दरखास्त कर ली है तो मिलिए, बैठिए, चाय का कप पीजिए और जो कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू आपने करनी है, जो आप समझते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ ले, जो बताना होगा मैं बता दूंगा, वरना अदरवाइज इससे ज्यादा आगे बताने की जरूरत नहीं है। सो मेरी नजर में ये जो हमारी आदत बन चुकी है कि हम चाय की प्याली में ना तूफान बर्पा कर देते हैं हर चीज के ऊपर और बगैर सोचे समझे, बगैर उसको जाने कि इसका मकसद कि भाई ये एकेडमिक नौइयत का होता है। जो इस वक्त काम हो रहा है इसका मकसद ये होता है कि जो रुकन ममालिक IMF के वहां अगर ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज को चेक कर लिया जाए। ये जो मीडिया के थ्रू, गैर मुसद्दिका इतलात के थ्रू जो चीजें पहुंचती हैं IMF तक, उनको एक दफा रिकन्फर्म कर लिया जाए और वहां की जो लोकल अथॉरिटी है ये जिससे मुतल्लिक है वो उसके ऊपर क्या राय रखते हैं, उसकी बुनियाद पर अपने माहिरीन से एक रिपोर्ट तैयार कराई जाए। पहले एक रिपोर्ट तैयार होगी, फिर उसकी सिफारिशात तैयार होगी कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए ताकि वो इस अपने एक मसले पर काबू पा सके। क्योंकि IMF के पास पाकिस्तान जैसे कई ममालिक के डेटाज मौजूद हैं जिसको वो एनालाइज करते हैं और जहां जहां उन्होंने सक्सेस स्टोरीज बनाई हैं उसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान को रिकमेंड करेंगे कि अगर आप ये वाला रास्ता इख्तियार करें तो आपके लिए आसानी होगी। और वजारत खजाना की जो थी तर्जुमान की जो वजाहत, उसमें ये मेंशन भी था कि जी हम खुद ये चाहते हैं कि ये ना सिर्फ रिपोर्ट तैयार की जाए बल्कि हमें सिफारिशात भी दी जाए, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट IMF की मौजूद है वो हम उससे एग्री करके ही उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो उस पर आगे फर्दर अमल करने के लिए अगर कोई माहिराना राय या तज्जिया उनको मिलेगा तो वो उनके लिए आसानी पैदा कर सकता है। इसके अलावा इसका कोई ना कोई पर्पज है ना इसका कोई मकसद है। ठीक है आजम साहब, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग 2 दर्जे तनाज़ुली के साथ 180 ममालिक में से 135 पर आ गई है और IMF का वफ़द करप्शन का जायजा लेने पाकिस्तान में भी मौजूद है। वफ़द ने सरकारी अफसरान के सासों की तफसीलात का भी मुतालबा किया है। वफ़द की रिपोर्ट के बाद आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
देखिए, करप्शन का सुन के तो ना बंदे को वैसे हंसी आती है कि पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इंडेक्स जो है ना 2 दर्जे और नीचे गिरी है। मैं तो समझता हूँ कि ये इंडेक्स जो है ये तो टोटल, आप मुझे बताएं ना कि रैंकिंग में बाकी कौन से मुल्क रह गए हैं जो हमसे ज़्यादा करप्ट हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, लेकिन उनकी नाक के नीचे उन्हीं की ब्यूरोक्रेसी, ये सूबों के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है ये नज़र आ रहा है तमाम लोगों को। ये हमें तो जो नज़र आ रहा है सो आ रहा है, जो बाहर बैठे हैं वो यहाँ से जो रिपोर्टें मरतब होकर वहाँ पे जाती हैं, ये जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस तरह की डोनर एजेंसीज जिस तरह जिनसे हम कर्जे लेते हैं वो भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बड़ा करीबी तौर पर, और वो तमाम रिपोर्ट्स जो भेजते हैं। अब ये रिपोर्ट जो देखें आलमी, ये हमने तो नहीं छापी, आपने और मैंने या मेकन साहब ने तो नहीं बनाई, ये तो बैनुल अक़वामी अदारा है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। अब इसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? इन्हीं हुकूमतों की। अब यही चीज़ें हैं जिनको लेके अब IMF का वफ्द अगर पाकिस्तान में है तो वो 2-3 चीज़ें इंश्योर करना चाहता है। एक, वो इंश्योर करना चाहता है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, जो 2-3 पॉइंट्स उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ डिस्कस किए, उसमें एक यही था कि जो बिजनेसमैन के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कौन यहाँ पे देखेगा और किस तरह जुडिशरी उनको ट्रीट करेगी। दूसरा, जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, जो इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, ये उनका एक प्राइम इंटरेस्ट है। लेकिन आप देखें ना कि एक तरफ वो आपके रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी मौजूदगी में अपनी जुडिशरी को मज़ीद जो है वो तकसीम करते जा रहे हैं, या उसके अंदर मज़ीद आप ऐसी पोस्टिंग या तैनातियाँ करते जा रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द आया था, और यूरोपीय यूनियन वाले सबसे ज़्यादा उनका जो कंसर्न होता है वो ह्यूमन राइट्स है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और उनकी मौजूदगी में हमने यहाँ पे पिका एक्ट उस वक्त पार्लियामेंट से मंजूर किया था और पूरे मीडिया गला दबाया था। ये तो हमारी सीरियसनेस का आलम है। अब अगर आप जिस तरह निशात साहब कह रहे हैं कि ठीक है, वो दुरुस्त बात है कि वो ऑब्जर्व करने के लिए या मीटिंग वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको यहाँ पे ये एक तासर देते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त बिल्कुल अंडरमाइन हो चुकी है, और जो चीफ जस्टिस साहब ने आईनी कमेटी को भेजा है IMF की मौजूदगी में, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एक आई वाश है। ये उनको सिर्फ ये बावर कराने की ज़रूरत है कि इस खत के ऊपर हमने एक्शन ले लिया है, और उनके जाने के बाद आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको इस पर ना कोई कमीशन बनता हुआ नजर आएगा, ना इस पर कोई आपको इंक्वायरीज और इस पर आगे तहकीकात होती हुई नजर आएंगी। ये डंप हो जाएगा। और बिलखसूस जब आईनी कमेटी में जाएगा जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास, तो आप तवक्को करते हैं कि वहाँ पे इसके ऊपर कोई केसेस खुल जाएंगे लोगों के, या जिन लोगों ने जुल्म किया या जिन लोगों ने फायरिंग की, गोली चलाई, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई के अहकाम जारी हो जाएंगे। क्या ये तवक्को की जा सकती है इस सूरत हाल के अंदर? तो आपको क्या लगता है, ऐसी तवक्को की जा सकती है? और साथ ही क्या मौजूदा हुकूमत IMF की जानिब से दबाव को बर्दाश्त कर सकती है, और इस दबाव के तहत हुकूमत 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर पाएगी? देखें, पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये IMF का वक्त जो आया है वो एक फ्रूटाइल एक्सरसाइज है या एकेडमिक एक्सरसाइज है। IMF का वक्त आया, ना उनके पास इतना टाइम है, ना वो ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये जो एक्सरसाइज की है ये फर्स्ट ऑफ इट्स ऑन काइंड है। पाकिस्तान में इससे पहले हम IMF के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पहले भी जा चुके हैं। कितनी दफ़ा आके उन्होंने हमारी जुडिशरी को देखा है, गवर्नेंस को देखा है, करप्शन को देखा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ खराबी ज़रूर है। IMF को क्या पाकिस्तान में आना चाहिए? इदारों को इस तरह देखना चाहिए? आई से नो, नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या हम जो कुछ कर रहे हैं दुनिया उस पर आंखें बंद करके बैठी रहे? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो आपके आके जुडिशरी के निज़ाम को देख रहे हैं, आपके गवर्नेंस सिस्टम पे सवालात उठा रहे हैं, आपकी करप्शन को देखना चाह रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर रहे हैं। तो उससे हमें खुद सीखना चाहिए, बजाय इसके कि कोई थर्ड पार्टी आए, कोई दूसरे मुल्क से वफ्द आए और वो हमें ठीक करने की कोशिश करे। तो हमें खुद होश के नाखून लेने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आपका सवाल था कि इससे क्या होगा, मतलब आगे चल के क्या हम देख रहे हैं। देखें, इस हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। अभी भी शहबाज शरीफ साहब UAE में मौजूद हैं, और आपको पता है कि हम किस लिए जाते हैं, ज़्यादातर हमारा जाना ही इस वजह से होता है कि हम या तो अपना जो वहाँ से कर्ज है वो रोल ओवर कर सकें, या फिर जो है मजीद कर्ज मांग सकें। तो बड़ी मुश्किलात से पाकिस्तान इस टाइम गुजर रहा है।
आप मईशत करप्शन के हवाले से दावे बड़े करते नजर आ रहे हैं। करप्शन की इंडेक्स आई है, तमाम हकीकत खुलकर रह गई है, हम और तनज़ुली में जा रहे हैं। मईशत के आप नंबर गेम के साथ प्ले जरूर करते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आम आदमी की जिंदगी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अभी जाके नीचे शो करें और वहां पे लोगों से पूछें कितनी बेहतरी आई है एक साल में। इनफैक्ट ग्रोथ रेट जो है आपका 0.9 यानी 1% भी पूरा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून ने एक साल के अंदर किया। तो फिर हम किस तरफ खड़े हैं, कहां जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन अत्तार साहब फिर भी कह रहे हैं कि हमें कोई प्रेशर नहीं है। अत्तार साहब को तो नहीं प्रेशर होता, वो तो ये कह रहे थे प्रोग्राम में कि गोलियां चली हैं, उसकी फुटेज दिखाएं। तो आज पता लगा कि वो जो यूएसबी गई है उसके अंदर फुटेजेस ही फुटेजेस हैं, जिसको चीफ जस्टिस साहब देखकर कह रहे हैं कि बड़ा मायनी खेज और बड़ा संजीदा मवाद आपने भेजा। तो अत्तार साहब को तो ये नहीं पता, हालांकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। डॉक्टर साहब, दूसरी जाने स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के रिमार्क्स को पार्लियामेंट पर हमला करार दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि किसी को पार्लियामेंट से मुतालिक बयानबाजी का हक नहीं है, ये नाकाबिले कबूल है। क्या अदलिया का कोई वकार बाकी नहीं रहा इस मुल्क में? देखें, स्पीकर साहब भी बादशाह है। चेयरमैन सेनेट ने क्या किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक रुकन के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, उन आर्डर को माना नहीं जा रहा। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर चेयरमैन इजलास की सदारत करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं डिप्टी स्पीकर करेगा। इसको ना तो मीडिया बता रहा है ना कोई और आदमी बता रहा है। लिहाजा जब कौमी असम्बली में कुछ चीज़ होगी, बात होगी और वो बात इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ होगी, आइन के ख़िलाफ़ होगी, तो अदलिया तो बोलेगी और अदलिया ने तो बात करनी है। लेकिन आपने अगर 4 या 5 ऐसे ग्रुप बना दिए हैं जिनके पास तमाम आइनी मामला जाएंगे, जब वो मामला जाएंगे वो टर्न डाउन कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, उन पर बात नहीं करेंगे, तो कोई जज तो बोलेगा, कोई आदमी तो बात करेगा, बाहर के लोग भी बोलेंगे। बाहर के लोगों को मैं तस्लीम नहीं करता बोले, लेकिन हम जैसा इन्होंने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि जब हम खुद गंद कर रहे हैं, हम ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आइन को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे, अपनी मर्जी का आइन के शिके शामिल करते हैं, अपनी मर्जी को रातों रात आपने पी कार्ड बना दिया, रातों रात आपने 26 आइनी तरमीम कर रही है और उसके आप नताइज हासिल करना शुरू। एक तयशुदा फार्मूले और तयशुदा मामले को जब लेके आप चल रहे हैं तो फिर उंगलियां भी उठेगी, बात भी होगा। लेकिन जो कहते हैं कि महंगाई नीचे आ गई है, कहाँ आई है बताएं ना। क्या चीनी में ज़्यादा पैसे नहीं आ गए? क्या पेट्रोल की कीमतें इस हफ्ते आपने बढ़ा नहीं दी? क्या ये अगर महंगाई कम इसको करना है तो आप पेट्रोल 10,000 रुपये की 1 लीटर कर दें, आप चीनी जो है 5,000 का कर दें, इसका मतलब और महंगाई कम होगी। महंगाई की कमी का मतलब ये है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद में चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही। कुव्वत ख़रीद में नहीं है, उससे बाहर हो रही हैं। वाफर चीज देखें, फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ये नहीं होता कि फूड मुयस्सर हो, वो कहते हैं कि लोगों की दस्तरस में भी हो, लोग उसको खरीद सकते हैं और मुयस्सर हो लोग, लेकिन वो खरीद सके। एक चीज़ मुयस्सर है, सोना वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो 1,000 रुपये का तोला आप ले नहीं सकते, वहाँ शो को इसमें पड़ा हुआ है, सोने की क्या अहमियत है? ये इंसान के फ़ायदे के लिए। लिहाजा ये तमाम सूरत हाल जो अदलिया ने उस पर बात की है और उसके जवाब में स्पीकर साहब को बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक आइनी शिक तो मौजूद है कि हाउस में की जाने वाली बात पर किसी किस्म का कोई केस नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर रवायत मौजूद है कि अदलिया ने उसका नोटिस लिया है और तमाम रिकॉर्ड मंगाया है। एक बार गोई यूब के ज़माने में उन्होंने कहा था रिकॉर्ड नहीं देंगे, उन्होंने जबरन मंगाया, उन्होंने सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया और फिर सेक्रेटरी ने तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस ले लिया और तमाम गुफ्तगू, देखिए आप किसी आदमी के, ये भी आइन में मौजूद है, उनके असम्बली के प्रोसीजर में मौजूद है कि जो आदमी जवाब नहीं दे सकता उसके बारे में आप तकरीर नहीं कर सकते। आप फौज जवाब नहीं दे सकती उसके बारे में आप बोलते हैं, लोगों के बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोलते हैं, जजों के बारे में बोलते हैं कि ये जज फलाम कर रहे हैं, ये चोर है फलाम। जब कानूनी तौर पे आप असम्बली में उस आदमी के बारे में बात नहीं कर सकते जो असम्बली में जवाब दे, तो फिर आपके बारे में जब बाहर बात करें फिर आपको तकलीफ होगी और तकलीफ फिर आपको पहुंचेगी। तकलीफ इसलिए पहुंचेगी कि आप कहते हैं कि आप बात करें फिर जवाब कोई ना दे, तो जब बात करें तो जवाब की भी तो एग्जैक्टली ऐसे। निशात साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हैं। अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से है। पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया, अदालत के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया, अब भी पार्लियामेंट पर बात करना नाकाबिले बर्दाश्त है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट के ऊपर बात करना नाकाबिले बर्दाश्त तो किसी सूरत नहीं हो सकता, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुझे कुरैशी साहब की बात से समझ आया, कुरैशी साहब स्पीकर साहब ने ना रद्द अमल दिया है, अमल नहीं किया। अमल जज साहब की तरफ से सामने आया और जो हमने तो जो पढ़ा था सुना था
वो ये था कि जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं वो नहीं बोलते, फैसले बोलते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ जो कुछ होता रहा, बल्कि आदम चौधरी साहब ने भी एक बात कही थी, मैं चौधरी साहब को भी वो बात, मुझे मौका नहीं मिल सका। चौधरी साहब, ये जो कुछ हुआ था ना, फ्रिवलस पिटीशन भी थी, जो फ्रिवलस पिटीशंस होती थी वो फिर बाद में जो है उनको दोबारा टेकअप कर लिया जाता था, और जनाब वो जो पहले जो चीजें खत्म हो जाती थी या CU और इस तरह की चीजें जो होती थी ना, ये उसी का खुमियाजा है जो आज अदलिया के सामने आ रहा है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे। बात यह है कि सीधी सी बात यह है कि आपको ये इस तरह की जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम किस्म के रिमार्क्स देने की कोई खास जरूरत नहीं होती। अगर कोई मुतलका केस है जिससे मुतल्लिक बात है, आप उसके मुतल्लिक जो फैसला देना चाहते हैं वो दे दें। यकीनन उन्होंने बात की, स्पीकर साहब को लगा कि ये पार्लियामान की सुप्रीमेसी भी जो पे हमला हुआ है, तो उन्होंने भी पार्लियामान के डिफेंस में वो सामने आ गए और उन्होंने वो बात कह दी है। ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ये बयानात आते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं। हर इदारा जो है वो जो है अपनी अपनी जिसे कह लीजिए कि डिफेंस भी करता है और अब कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात हासिल कर जाए। ये ट्राइकॉटमी के जब गुफ्तगू होती है तो बेसिकली ये सारा कुछ जो है ये इसी चीज का शाखसाना है कि जब आप बढ़ चढ़कर अपने दायराकार से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो यकीनन फिर आप किसी और के दायराकार में कदम रख रहे होते हैं। जब किसी और के दायराकार में कदम रखते हैं तो फिर जिसके दायराकार में कदम रखते हैं वो फिर उसका जवाब देता है। इस चीज से हमें परहेज करना चाहिए। इसीलिए एक नॉर्मल सा आपने क्लीशे सुना होगा जो हर बंदा बोलता है कि हर इदारे को अपने अपने दायराकार में रह के काम करना चाहिए, अपने दायरे में रहें तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता। सो मेरी नजर में मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि चाहे अदलिया हो, पार्लियामान हो और इदारे हो, आपकी स्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर इदारे को अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहना चाहिए। और ये जो सिर्फ खबरों की जीनत बनने के लिए या मीडिया के अंदर जो टिकर्स बनवाने के लिए, ये जो एक 10 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जो है चीफ जस्टिस उठ के तो अस्पतालों के दौरे शुरू कर देते हैं, कभी जनाब वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब के साथ फिर रहे होते हैं, कभी वो जो है वो डैम बनाने चल निकलते हैं। ये जो सारे मसाइल थे, इन्हीं मसाइल की वजह से आज हम जो है वो इन हालात को पहुंचे हुए हैं। बेहतर यह है कि आप इसके बजाय जो आपका करने का काम है, पार्लियामान अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी है वो अपना काम करे, फौज अपना काम करे, तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, अपने अपने काम करें। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से कहीं बेहतर है कि आपके हिस्से का जो काम है उसको दुरुस्त तरीके से करें, उसको बेहतर करें, बजाय इसके कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ना शुरू करें। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आता। एक बेनजीर भुट्टो साहब का है कि बेनजीर भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के बारे में एक जुमला किया, एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके ऊपर इस्तेहकाक कमेटी ने मीटिंग बुलाई और बेनजीर भुट्टो साहब को तलब किया था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम समन और वारंट जारी करेंगे। लिहाजा मोहतरमा मैं अपनी बात पे कायम हुई कि ताबे मुहमिल ये पार्लियामेंट है, इसको बाहर से आता है, रात के अंधेरे में इनके पास लिफाफे पहुंचते हैं, ये कानून बनाते हैं, आइन में तरमीम करते हैं। लिहाजा इस्तेहकाक कमेटी ने उनको तलब किया, वो नहीं गई थी। फिर उसके बाद मफामत हुई, खुर्शीद शाह साहब सारे बैठे, उनका जी हम कोई नहीं पूछेंगे, 5 मिनट भाई आके चली जाएं, एक हाजिरी लगा दें, हमारी भी इज्जत बच जाए, पार्लियामेंट की भी बच जाए, आपकी भी इज्जत। तो एक पूरा वाकया है जो तकरीबन 1.5 महीने तक चला था। ठीक आजम साहब, दूसरी जानिब पार्लियामेंटरीज की तनख्वाह में इजाफे का बिल भी मंजूर किया गया है। इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महंगाई में कमी हो रही है तो ऐवान में तनख्वाह में इजाफे की क्या जरूरत है। सवाल तो अहम है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस पे आने से पहले छोटा 2 मिनट आपके लूँगा। आप देखें ना कि जो जजेस जो डैम बनाने के लिए जाते थे, जो हॉस्पिटल्स के दौरे करते थे, जो अदलिया तहरीक के लिए बाहर निकलते थे, ये सारे हीरे किसने तलाश किए? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। ये सारे मियाँ साहब के हीरे थे। मियाँ साहब इनको जज बनाने वाले हैं, मियाँ साहब इनको चीफ जस्टिस बनाने वाले हैं, और उसके बाद मियाँ साहब भी इन लोगों के हाथों डसे जाते हैं और मियाँ साहब भी अब शोर मचाते हैं। अब ये इस किस्म के जो हीरे तलाश करने की बजाय इस किस्म के, मैं निशाद भाई चले मियाँ साहब से हटके भी अगर किसी सियासतदान ने किया है, बजाय इस तरह हीरे तलाश करके अपने वकला को जज बनाने, क्यों नहीं आप इंडक्शन का तरीकाकार शफाफ करते? आप क्यों नहीं मेरिट के ऊपर जजेस को लेके आते? जिस तरह लोअर कोर्ट्स के जजेस वो इम्तहान पास करके आते, क्यों नहीं हायर कोर्ट्स के भी आते? तो अब आपका क्वेश्चन था तनख्वाहों में इजाफा। देखें जी, तनख्वाहों में इजाफा करना मैं समझता हूँ कि पहले इस हुकूमत को चाहिए था कि महंगाई के ऊपर कुछ ना कुछ इकदाम करती। अब हमें प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लो तरीन सतह पर आ गई है, उसकी बढ़ने की रफ्तार। बात यह है कि मेरे भाई ने, मेकन साहब ने, अभी कमर साहब ने बात की है
कि अगर बाहर निकल के देखें, आम आदमी के हालात तो पूछें कि क्या आम आदमी के हालात बदले हैं इस महंगाई के दौर में। और आपने जो कम से कम वेजेस आपने मुकर्रर किए हैं वो कितनी है? 32,000 है। 32,000 नहीं, मैं 1 लाख रुपया कहता हूँ। 1 लाख रुपए में किसी गरीब आदमी के घर का बजट बना के दिखा दे ये हुकूमत। आम आदमी के लिए तो कोई इकदाम नहीं किए गए, बल्कि 100/100 इंक्रोचमेंट ख़त्म करना अच्छी बात है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करने से पहले गरीबों के रोज़गार का कोई ना कोई आपका मुतबादल इंतज़ाम की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए थी। कोई ऐसी आपके वहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए थी कि जिन गरीबों को आप इस वक्त कारोबार से बेदखल कर रहे हैं, जिनकी रेडियाँ तोड़ रहे हैं, जिनके दुकानें तोड़ रहे हैं, उनके लिए पहले कोई बंदोबस्त किया जाता। आप एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ा रहे हैं, आपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया, जो बेसिक हेल्थ सेंटर है, और उसके डॉक्टरों को और पैरामेडिक्स को आप नौकरियों से फारग कर रहे हैं, वो भी बेरोज़गारी में इजाफा। आपने 12,000 स्कूल उठा के NGOs को दे दिए हैं और वो असातिज़ा जो हैं वो फारग बैठे हैं। देखें, आपने एक तरफ तो आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अखराजात, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारा गरीब मुल्क है और हमारे पास पैसे नहीं है। और जब आप अपने ना बिजली का बिल कम करने को तैयार है, ना अपने पेट्रोल के खर्चे कम, ना अपनी ट्रैवलिंग ख़त्म करने को तैयार है, और 100/100 अपनी 200 गुना आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये तो अवाम के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने मुतरादफ है। और इस पे हुकूमत को मैं समझता हूँ होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। हसन साहब, ये शबाना रोज़ मेहनत का ही सिला है ना। कंवर साहब, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 200% इजाफे के बाद अब हर रुकन पार्लियामेंट को 5,19,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी। अगर महंगाई कम हो रही है तो तनख्वाहें क्यों बढ़े? 5,19,000 इनमें फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट में आए हुए हैं, अगर आप इनकी काबिलियत देखें तो इनको कोई प्राइवेट नौकरी पे लाख रुपए पे भी नहीं रखे, जो ये 5,19,000 तनख्वाहें ले रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि आप उन्हें तनख्वाहें कितनी दे रहे हैं और उस तनख्वाहों के एवज क्या काम हो रहा है। बात ये कि आप जिस परफॉर्मेंस पे की बुनियाद पर आए हैं और आकर जो आते ही आपने इकदाम कर लिए, यानी 200% तक तनख्वाहें, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना बढ़ाएं, लेकिन उसको उस लेवल तक रखें जिसके वो हकदार हों, वो मेरिट पे होना चाहिए काम। आपने अक्रॉस द बोर्ड सब की 200% तनख्वाहें बढ़ा दी, काम उनका क्या है, करते क्या है, किस तरह से काबिलियत जांची जाएगी, किस तरह से मेरिट पर परखा जाएगा, तो वो सारी आपके सामने है। और दूसरा, आपकी इस अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि हमारी इस पार्लियामेंट में सारे सरमायादार बैठे हैं, हमारी इस पार्लियामेंट में सारे वो लोग बैठे हैं जो किकबैक्स भी लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं। क्या लोगों को नहीं पता? क्या करप्शन के स्कैंडल खुलकर सामने नहीं आए? तो ऐसे लोगों को और नवाज देना मेरे ख्याल से ये एक बेवकूफाना स्टेप है जो कि हुकूमत ले चुकी है। लेकिन चूंकि हम तो ये जानते हैं कि हुकूमत आई किस वजह से, मोटिव्स क्या हैं, करना क्या है इन्होंने, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क की आवाम के साथ कि एक तो डिलीवरी नहीं है, दूसरा फिर अपनी जेबें भरने पे भी ये एक के बाद एक स्टेप उठा रहे हैं। फिर जिस तरह से आपने बात की, बड़ी अहम बात की थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, आज जो उन्होंने बयान दिया है कि रियासत के तीनों सतून गिर चुके हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या आपने अदलिया को बिल्कुल मफलूज नहीं कर दिया? क्या इस तरमीम के जरिए हुकूमती हमायत याफ्ता जजेस अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे? तो ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। अगर किसी कोई सच्चाई पर मबनी बात करे तो तौहीन नहीं होती है आपकी, उतनी ही बेहतर होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।